किसान साथियों, गेहूं की फसल में हम बहुत सारी खादों का इस्तेमाल करते हैं। उन्हीं में से एक खाद होती है जिंक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जिंक का इस्तेमाल गेहूं में किस तरीके से करना चाहिए जिससे उसका ज़्यादा फ़ायदा हमारे पौधे को मिल सके। जिंक भी बाज़ार में बहुत तरह से आती हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे दो तीन तरह की जिंक की बात करेंगे। एक तो जो जिंक सल्फेट आती है 33% वाली, उसकी बात करेंगे। दूसरी जिंक सल्फेट आती है 21% वाली, इसकी बात करेंगे। और एक चिलेटेड जिंक आती है 12% वाली, जिसको हम ईडीटीए जिंक भी बोलते हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे जिंक आपको बहुत सारे ऑप्शन में मिल जाती हैं। कुछ में कुछ कम मात्रा होती है, कुछ में कुछ ज़्यादा मात्रा होती है, तो सभी के बारे में तो नहीं, लेकिन हाँ, ये तीन जिंक के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि हाँ, ज़्यादातर किसान साथी लगभग 90-95% किसान साथी या तो 33% वाला जिंक का इस्तेमाल करते हैं या फिर 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं। कुछ किसान साथी 12% वाली जिंक का भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी आप डालते हो, आज हम एकदम सही तरीका आपको बताएंगे। आपको एक ऐसा तरीका भी बताएंगे जिससे उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा मिले, आपकी लागत कम आए, ताकि आपका मुनाफा बढ़ सके। तो आज की पूरी वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। और कुछ भी आपके मन में सवाल हो तो आप चाहें तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिंक हम अपनी फसल में कब इस्तेमाल करें, खासकर गेहूं की फसल में। किसान साथियों, गेहूं की फसल में वैसे तो हम जिंक का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुछ खादों के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि हम जिंक कब डाल सकते हैं। अब जैसा कि आपको पता ही होगा, लगभग सभी किसान साथी बुआई के समय फास्फोरस वाली खाद डालते हैं। अब जिंक का फास्फोरस के साथ आप समझ लीजिए कि यहाँ दुश्मनी होती है, दोनों एक चीज़ एक साथ हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम बुआई के समय जिंक नहीं डाल सकते हैं। चाहे गेहूं की फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, हमें बुआई के समय फास्फोरस वाली कोई ना कोई खाद इस्तेमाल करना पड़ता है। पौधे के शुरुआती विकास के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये तीन हमारे मुख्य तत्व होते हैं। इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। उन्हीं सूक्ष्म तत्वों में सबसे ज़्यादा नंबर, मतलब सबसे ज़्यादा आवश्यकता जिंक की ही होती है, जिसके इस्तेमाल से पौधे में अच्छी उत्पादन क्षमता मिलती है, ज़्यादा पैदावार मिलता है, हरियाली, अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो सबसे पहले हम समय जानते हैं कब हमें जिंक डालना चाहिए। जिंक डालने का तरीका भी सबसे पहले जान लेते हैं। आप जिंक डालने का तरीका दो तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो तरीका होता है कि मिट्टी में इस्तेमाल कर देना। जब हम कोई खादों का इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी में भी हम डाल देते हैं। ज़्यादातर किसान साथी या फिर लगभग 80 या 90% किसान साथी तो मिट्टी में ही जिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बारे में भी हम बताएंगे। तो जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है, लगभग 5 किलो से लेकर 7 किलो आपको डालना होता है। या फिर अगर आप 21% वाले जिंक सल्फेट डालते हैं तो लगभग 8 किलो से लेकर 10 किलो डालना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में इतना डालना है। और बुआई के समय आप डाल नहीं सकते, तो लगभग वही जब आप पहला पानी लगाते हैं तब आपको डालना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं कि आप बुआई के समय कोई ना कोई फास्फोरस वाली खाद डालते हैं तो उस समय नहीं डाल सकते हैं, तो 2-4 दिन बाद डाल सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। कम से कम आपको 18 से 20 दिन का जो अंतर है, जो गैप है दोनों खादों के बीच में देना पड़ेगा। अब फास्फोरस वाली खादों के रूप में या तो हम डीएपी का इस्तेमाल करते हैं या एनपीके डालते हैं। बहुत सारे एनपीके आते हैं, जैसे एनपीके 12-32-16, एनपीके 10-26-26, एनपीके 14-35-14, एनपीके 20-20-0-13, तो तमाम तरह के एनपीके आते हैं। या फिर अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आप खाद डालिए। ज़्यादातर किसान साथी डीएपी ही डालते हैं, तो इनमें भी फास्फोरस पाया जाता है। तो फास्फोरस बुआई के समय आपने डाल दिया, और इसके बाद में पहले पानी पे आपको जिंक अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो 33% वाला 5 से 7 किलो, या 21% वाला जो आता है लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। ये तो आम तरीका हो गया, लगभग ज़्यादातर किसान साथी ऐसे ही डालते हैं। लेकिन आज की जो वीडियो का उद्देश्य था कि आप किस तरह से जिंक डालें जिससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिले, आपके पैसे की भी बचत हो। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपको बताया, जिंक डालने का दो तरीका होता है। एक तो मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा स्प्रे विधि से डालना, यानी छिड़काव विधि से पत्तियों के ऊपर डालना। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला, 33% वाला जिंक जो आता है इसका भी आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। आप 21% वाले जिंक का भी स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। और जो चिलेटेड वाला आता है वो तो स्प्रे विधि के लिए ही सबसे बढ़िया बना हुआ है।
तो हम तीनों के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, जैसा कि मैंने बोला कि आप तीनों का स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मात्रा जान लेते हैं, कितना मात्रा में हमें डालना है, उसके बाद समय। किसान साथियों, एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो असर होता है थोड़ा लंबे समय के लिए होता है, लेकिन अगर आप स्प्रे विधि से डालते हैं तो उसका असर लंबे समय के लिए नहीं होता है। लेकिन हाँ, इससे फ़ायदा कहीं ना कहीं ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा कैसे मिलता है? अगर आप स्प्रे विधि से कोई भी खाद डालते हैं तो उसका पौधे ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर पाते हैं, आपकी मात्रा कम बेकार जाती है। मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो मुश्किल से 3 से 5% या इससे भी कम मात्रा आपके पौधे ले पाते हैं, बाकी की मात्रा तो बेकार ही हो जाती है। इसीलिए आपको जिंक का स्प्रे ही करना चाहिए। जिंक के साथ साथ जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही कम लाभ पौधे को मिलता है, ज़्यादा मात्रा तो बेकार हो जाती है। कई बार कुछ गलती हो गई, कई बार पीएच ज़्यादा हो गया, तमाम चीज़ें इसमें बाधा डालती हैं। तो इन सब से तो अच्छा है कि आप स्प्रे ही करिए। 33% वाला या फिर 21 या 12% वाला जिंक आपको कम से कम 2 या 3 बार गेहूं की फसल में इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जैसा कि हम स्प्रे करते हैं तो पहली बार पहले पानी के बाद 30 दिन 35 दिन तक दोबारा से दूसरे पानी के आसपास, या फिर आप चाहें तो तीसरी बार भी डाल सकते हैं बाली आने से पहले। तो ये अच्छा काम करेगा। अगर आप 3 बार भी जिंक का इस्तेमाल गेहूं में करते हैं तो भी आपका जो पैसा है वो बचेगा। कैसे बचेगा? अगर मान लीजिए आप 33% वाला जिंक मिट्टी में डालते हैं तो कम से कम 5 किलो मात्रा आपको देनी है, अधिकतम 7 किलो, यानी 5 से 7 किलो। मैंने माना चलिए आपने 5 किलो ही डाला तो 5 किलो का कीमत आप लगा लीजिए। उसके अलावा अगर आप स्प्रे करते हैं तो अगर आप 33% वाला जिंक का स्प्रे भी करते हैं तो 750 ग्राम मात्रा ही लगने वाली है, यानी मान के चलिए 2 किलो से थोड़ा ज़्यादा मात्रा लगेगा। मोटी मोटा 2.5 किलो आप मान लीजिए, तो उतनी मात्रा मतलब आधे से ज़्यादा मात्रा जो है आपकी बचने वाली है अगर आप जिंक का स्प्रे विधि से प्रयोग करते हैं। थोड़ा समय आपका ज़्यादा लग सकता है लेकिन आपका मात्रा कम लगेगा, आपके पैसे की जो है बचत होगी, और इसके साथ साथ आपको इसका लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। केवल पैसे की ही बचत नहीं होगी, अगर हम दोनों से तुलना करें कितना लाभ होगा तो लाभ का परसेंट इसमें बहुत ज़्यादा रहेगा अगर हम मिट्टी में डालें और अगर हम स्प्रे करें। इसलिए आपको स्प्रे करने वाला तरीका ही चुनना चाहिए। तो 33% वाला जिंक 750 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एक बार में इतनी मात्रा आपको डालनी है। मान लीजिए आपने 30-35 दिन पे आप स्प्रे करने वाले हैं तो 750 ग्राम 33% वाला जिंक आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 21% वाला डालते हैं तो उसकी 1 किलो मात्रा लेना है। 33% वाले की 750 ग्राम, 21% वाले की 1 किलो। और अगर आप 12% वाला एडिटिव जिंक का स्प्रे करते हैं जो चिलेटेड रूप में आता है तो इसकी आपको लगभग 120 ग्राम या मतलब 1 लीटर पानी में 1 ग्राम मात्रा के हिसाब से आपको इसको मिलाना चाहिए ये मात्रा, या 120-125 ग्राम तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों के बारे में मैंने बता दिया, तीनों की मात्रा आपको बता दिया, तीनों का समय वही रहेगा, पहले पानी पे, दूसरे पानी पे, या फिर हर 15-20 दिन के अंतराल पे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक बात का ध्यान आपको और देना है, जो 33% वाली जिंक आती है या फिर जो 21% वाली जिंक आती है, इनके साथ कोई भी फास्फोरस वाली खाद मिला के आपको स्प्रे नहीं करना है। जैसे कुछ NPK, जैसे आप मान लीजिए 19-19-19 डालने वाले हैं तो आप इसके साथ नहीं मिला सकते हैं। आप चिलेटेड वाले जो 12% वाली जिंक आती है उसके साथ आप जो है वो NPK 19-19-19 डाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होती हैं, ऐसे ही आप डाल नहीं सकते। सभी को अलग अलग बर्तन में आपको घोलना है। आपको 12% वाला जो चिलेटेड रूप में एडिटिव जिंक आता है उसको अलग बर्तन में घोलना है। आपको NPK कोई भी हो, चाहे 19-19-19 हो, चाहे 12-61 हो, चाहे 17-44-0 हो, कोई भी हो, चाहे 052-34 हो, अलग अलग बर्तन में घोलना है। और क्योंकि इनको आपस में मिलाया तो जा सकता है लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता, इसलिए अलग अलग बर्तन में घोल के जब टंके में आपको डालना हो तो इकट्ठा डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है या 21% वाली जिंक सल्फेट आती है, इसका सिंगल आप स्प्रे नहीं कर सकते हैं, केवल पानी मिला के आप स्प्रे मत करिएगा। इसके साथ आपको जो दानेदार यूरिया आती है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो आप इसको मिला के स्प्रे करिएगा। सिंगल स्प्रे करेंगे तो पत्तियां जल सकती हैं। आपको इसके साथ या तो यूरिया मिलाना पड़ेगा जो दानेदार वाली आती है, या फिर बुझे हुए चूने का पानी मिलाना पड़ेगा। बुझा हुआ चूना आपको बाज़ार से, जहाँ पे पेंट वाला सामान मिलता है वहाँ से चूना मिल जाएगा।
चूना लाइए, आधा किलो 1 किलो चूना लाइए, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप मात्रा चुनिए। मान लीजिए आपने आधा किलो 1 किलो चूना लाए तो उसको आपको शाम को पानी में भिगो देना है। जो पानी बचेगा वही पानी सुबह आपको छान लेना है अच्छे से, छन्नी की मदद से या फिर किसी कपड़े की मदद से। उसके बाद टंकी में डाल के आप जिंक में मिला के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। तो या तो आप यूरिया मिला लीजिए या फिर बुझे हुए चूने का पानी आप जो 33% वाली जिंक सल्फेट आती है या फिर जो 21% वाली जिंक सल्फेट आती है इसके साथ मिला के आपको डालना पड़ेगा। और 2-3 बार अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पैसे की बचत होगी, इससे मिलने वाला फ़ायदा आपका ज़्यादा रहेगा और आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे एक बात आप और जान लीजिए कि जो चिलेटेड वाली जिंक आती है वो थोड़ा बेहतर काम करती है। अगर हम तुलना करें 33% वाली जो जिंक सल्फेट आती है या फिर 21% वाली जिंक सल्फेट से, तो एडीटीए वाली जो जिंक आती हैं जो चिलेटेड रूप में आती है, चिलेटेड का मतलब होता है चिपक जाना, तो ये पत्तियों के ऊपर चिपक जाती हैं जिससे इनका प्रयोग पौधे और ज़्यादा कर पाते हैं। बाकी काम वो भी करेगा लेकिन इससे थोड़ा कम ही करेगा। तो जो भी आपको आसान लगे जो तरीका वो आप अपनाइएगा। मेरे हिसाब से स्प्रे करना थोड़ा बेहतर है, वो भी चिलेटेड वाले जिंक का स्प्रे करना थोड़ा और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी। आज की वीडियो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर करिएगा। जब भी आप कोई भी खाद डालें तो मिट्टी में नमी अवश्य चेक करिए, नमी ना हो तो पहले पानी लगाएं, उसके बाद खादों का इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।